वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस के फॉर्मेशन के निर्माण में स्रोत पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी शोध कार्य का प्रारंभ किसी एक समस्या को लेकर ही होती है। जब शोधकर्ता के समक्ष कोई समस्या आती है तो उस समस्या का हल करने से पहले एक संभावित हल को तैयार कर लिया जाता है और वो कैसा होता है, एक स्टेटमेंट के रूप में होता है। इस प्रकार के कथन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो सत्य या असत्य होती है और इसकी जांच की जा सकती है कि अगर हम कोई समस्या का जो संभावित हल तैयार करें हैं तो वो सही है कि नहीं सही है। तो उसका क्या होता है, सत्यता की जांच की जाती है और उस सत्यता की जांच करने को ही क्या कही जाती है, हाइपोथेसिस कही जाती है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक एआई का टेक्स्ट जीपीटी जिससे फोटो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट जीपीटी से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट करेंगे फोटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसके लिए ये बात अगर सच है कि नहीं है कि अगर हम सिर्फ, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग एक वेबसाइट पर जाकर के गूगल पर जाकर के टेक्स्ट जीपीटी टाइप करते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट के द्वारा फ़ोटो का फॉर्मेशन करते हैं। अगर फ़ोटो का फॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, हमारे मन के अकॉर्डिंग हो गया तो एआई फोटो टेक्स्ट जीपीटी ये काम कर रहा है, उसकी सत्यता की जांच हो जाएगी कि ये इसका निर्माण सही हुआ है। तो हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज ए सजेस्टेड आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब कोई समस्या का एक सजेस्टेड आंसर क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। परिकल्पना एक समस्या का क्या होता है, संभावित उत्तर होता है। कर्लिंगर के अनुसार ए हाइपोथेसिस इज कंजेक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो अथवा दो से अधिक चरों के संबंध में एक अनुमानात्मक कथन है क्या, तो हाइपोथेसिस। इसी प्रकार मैकग्यून 1998 का विचार है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए परीक्षणीय कथन को क्या कहा जाता है, परिकल्पना। तो कल्पना का क्या किया था, परीक्षणीय जो कथन होता है कि वो सही है या नहीं है, सही है, उसके बारे में जो हम लोग कल्पना बनाते हैं, उस चरों का जो संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए परीक्षणीय कथन को क्या कहा जाता है, परिकल्पना कहा जाता है। तो गुडे एंड हार्ट का विचार था कि हाइपोथेसिस इज ए प्रेजेंटेशन कैन बी पुट टू टेस्ट एज डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी वैधता का निर्धारण करने के लिए, उसके जांचने के लिए प्रस्तुत किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है, उपकल्पना या हाइपोथेसिस। फिर से, एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी वैधता का निर्धारण, कि वो सच है, सही है कि गलत है, का निर्धारण करने के लिए उसकी जांचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसे परिकल्पना कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि शोध समस्या के परिणाम के संबंध में पहले से ही किए जाने वाले अनुमान को क्या कहा जाता है, तो हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। यदि हमारी शोध समस्या फैक्ट्री प्रोडक्शन पर नॉइज के पड़ने वाले प्रभावों को परिणाम के बारे में अनुमान कर सकते हैं कि जो फैक्ट्री पे नॉइज का अगर ज़्यादा आता है तो नॉइज का पड़ने वाला प्रभाव प्रोडक्शन पर हाई होता है कि लो, तो हम एक परिकल्पना बनाते हैं कि अगर फैक्ट्री में अगर ज़्यादा नॉइज होगा तो प्रोडक्शन लो होगा, फैक्ट्री में अगर नॉइज मतलब नॉर्मल रहेगा तो प्रोडक्शन हाई रहेगा। तो ये हाइपोथेसिस हम बनाते हैं और फिर उसको हम लोग जांच करते हैं। अगर वो सही हो जाता है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या है, सही है। फिर हम लोग देखते हैं कि हाइपोथेसिस का निर्माण किस किस स्रोत से होता है। तो हाइपोथेसिस का निर्माण कई स्रोतों से होता है, जैसे सामान्य सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सिद्धांत, रचनात्मक चिंतन, सूक्ष्म और व्यक्तिगत अनुभव इत्यादि से हम लोग कैसी का निर्माण होता है, तो परिकल्पना का निर्माण का ये सब सोर्स है, इसी सब से होता है परिकल्पना का निर्माण। तो लुंडवन क्या लिखा है, इन सर्चिंग फॉर फ्रूटफुल हाइपोथेसिस may draw attention upon the whole realm and large descriptive literature of sociology and analogy, including the speculative theory of artists and thinkers who have devoted themselves to
डीप। इस प्रकार उपकल्पना या परिकल्पना के निर्माण के कितने स्रोत हैं? बहुत सारे सोर्स हैं। तो पहला क्या है? जनरल कल्चर। इसको एक उदाहरण से पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम पहाड़ी लोगों को देखते हैं तो क्या करते हैं? अपने बच्चे को पीठ पर बांधते हैं, पहाड़ी या आदिवासी दोनों ही बोल सकते हैं, और फिर वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते हैं, और उनका कपड़ा जो होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसी हिसाब से वो खाना पीना भी खाते हैं। तो उनके खाना पीना, उनके संस्कृति रीति रिवाज को हम देख करके हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आदिवासी होता है, जो पहाड़ी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। उनका रहन सहन हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक वो काम करते हैं, पीठ पे कितना भी भारी सामान या अपने बच्चे को बांध करके, और उनका जो रीति रिवाज है उससे हम लोग देखते हैं। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं? उनके कल्चर को देख करके हम लोग उनके बारे में एक अनुमान लगाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो पहाड़ी होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। या फिर जो जापानीज़ होते हैं, वो बिना लैंड के ही, उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन बिना लैंड के ही क्या कर देंगे? खेती कर देंगे, पानी के ऊपर ही खेती कर देंगे, या फिर ड्रिप सिस्टम से खेती कर देंगे। तो उनको भी उनके जो रहन सहन है, उनका कार्य प्रणाली है, उसके हिसाब से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि जापानीज़ बहुत लेबोरियस होते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरल कल्चर क्या है इसका? तो गुडे एंड हार्ट ने जनरल कल्चर को हाइपोथेसिस का प्रमुख कारण बताया है कि उनका रीति रिवाज उनके सोर्स से ही पता चल जाएगा। तो किसी भी संस्कृति के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, आदर्श एवं नियम इत्यादि विशेष ढंग से होते हैं, और उस संस्कृति के लोगों का रहन सहन, व्यवहार उनके सांस्कृतिक मापदंडों से प्रभावित होता है, जैसे भी बताएं। ऐसी अवस्था में कोई भी शोधकर्ता किसी सांस्कृतिक विशेष के लोगों की व्यवहार प्रणाली के आधार पर बड़ा ही सरलतापूर्वक हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ एक दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आदिवासी के संस्कृति मापदंडों एवं उनके व्यवहारों की प्रणाली को देखते हुए कोई भी शोधकर्ता यह हाइपोथेसिस बना सकता है कि द लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ ट्राइबल्स इज लोअर देन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ नॉन ट्राइबल्स। तो जो सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप हाइपोथेसिस के निर्माण का संकेत मिलता है। प्राचीन मान्यताओं का जब नवीन परिवर्तनों से आघात पहुंचता है तो कई प्रकार के जन विश्वास एवं समुदाय प्रचलित होने लगते हैं, और जिन्हें हाइपोथेसिस के रूप में सामाजिक शोध का आरंभ बिंदु बनाया जा सकता है। ये क्या हुआ? पहला जनरल कल्चर, मतलब उनके रहने, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीना, उठना बैठना, इसको देखकर हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि उस समुदाय, उस कम्युनिटी के लोग कैसे हैं, मेहनती है, मेहनती नहीं है, पढ़ने वाले हैं कि बिना पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांत का अध्ययन। पूर्व स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत के अवलोकन से भी अपनी समस्या से संबंधित समाधान के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सकती है। सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल पहले ट्रांजिस्टर बनाए थे, जो रेडियो होता है, वो भी बड़ा साइज का जो ट्रांजिस्टर आता था। उसके बाद उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का भी रेडियो के रूप में फॉर्मेशन करते करते उसको छोटा बहुत हाईटेक वॉकी टॉकी टाइप का भी लेते आए, फिर म्यूजिक सिस्टम लेते आए। तो फिर उसके बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से आपका इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से मोबाइल आया, मोबाइल पे बहुत तरह से ऐप आया। तो भी हम लोग AI की दुनिया में भी पहुंच चुके हैं। तो हम लोग इसके बाद भी हम लोग कल्पना सकते हैं कि हम लोग साइंस से हम लोग देखें कि हम लोग जहां ब्लैक एंड वाइट टीवी पे काम करते थे, मूवी देखते थे, आज हम लोग प्रोजेक्टर से मूवी देखते हैं। तो इसके बाद भी कुछ और भी आ सकता है, तो इसके बारे में हम लोग हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अगर साइंस पहले से इतना आगे के टेक्नोलॉजी में डेवलप करा है तो आगे भी वो कर सकता है। इसके बारे में हम लोग हाइपोथेसिस एक बना सकते हैं। उसी के बारे में लिखा है, पूर्व स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अवलोकन से भी अपनी समस्या से संबंधित समाधान के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सकती है तथा यह पता चलता है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही। इस प्रकार किसी क्षेत्र में उपलब्ध सिद्धांत के आधार पर, कि पहले से हम लोग बनाए सिद्धांत देखते आ रहे हैं कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर कलर टीवी आया,
तो कलर टीवी के बाद फिर आया हम लोग मॉनिटर पे भी मूवी देख सकते हैं, हम लोग लैपटॉप पे भी मूवी देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जिस पे प्रोजेक्टर के हेल्प से भी मूवी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये पिछला इन स्टेप्स को देखते हुए हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि इससे भी हाईटेक हम लोग जा सकते हैं, कि बिना टीवी का ही टीवी देख सकते हैं। बिना टीवी के टीवी तो हम लोग अभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग अभी तो हम लोग प्रोजेक्टर में सिर्फ लाइट जला करके दीवार के ऊपर हम लोग मूवी देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम लोग इससे मतलब इतना कुछ हो गया है, तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इससे ऊपर भी हम लोग कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं? पहले के साइंस के प्रयोगों को देखते हुए, यही इसमें कह रहा है, पूर्व स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत के अवलोकन करते हुए। अवलोकन से भी अपनी समस्या से संबंधित समाधान के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सकती है, यही बात बोल रहा है। तथा यह पता चलता है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में उपलब्ध सिद्धांत के आधार पर शोधकर्ता नए हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकता है। उदाहरण, इसमें क्या उदाहरण दिया है देखते हैं। जाति प्रथा ऑक्यूपेशनल थ्योरी के आधार पर यह हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है कि केवल पेशा ही भारतीय जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार हाइपोथेसिस के निर्माण में वैज्ञानिक सिद्धांत की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट है हाइपोथेसिस का निर्माण। पहला हम लोग किससे करें? तो जनरल कल्चर को देख कर करें। दूसरा साइंटिफिक स्टडी को, थ्योरी को देख करके करें, पढ़ कर करें। अभी तीसरा हम लोग एनालॉजी मतलब हूबहू अनुरूपता। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा मनोविज्ञान हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा जो शोध अध्ययन हुआ है वो किस पे हुआ है? पशु पक्षी पे हुआ है। पशु पक्षी पे हुआ है, फिर हुआ है पुरुष पे। सबसे कम अध्ययन किस पे हुआ है? स्त्री पे। ये भी एक टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, सबसे ज़्यादा किस पे हुआ और सबसे कम किस पे हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पशु में कोई चीज़ पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ, उसको अप्लाई वो किस पे करेगा? तो वो पुरुष या महिला पे भी वैसा हो सकता है, उसके अनुरूप वो हो सकता है। अगर जैसे लुई पास्चर क्या कह रहे थे कि जो चेचक था वो दिए थे मेडिसिन, इंजेक्शन दिए थे, कि वो देखे थे कि गाय को चेचक हुआ है। तो फिर देखे कि लुई पास्चर ने जब ये जाना कि चेचक एक संक्रमित गाय को पुनः चेचक नहीं हो सकती, तो एक व्यक्ति को अगर चेचक से संक्रमित कर दिया जाए तो उसे भी संभवतः चेचक नहीं हो पाएगा। ऐसे ही विचार उनके मन में आया और यही समरूपता उनकी हाइपोथेसिस बन गई कि वैसे ही कि अगर गाय पे हुआ तो वो मानव पे भी हो सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने चेचक के टीके की खोज भी कर दी। तो यही है एनालॉजी के हिसाब से हाइपोथेसिस बनाना। कभी कभी एनालॉजी के आधार पर भी हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। और कैसे किया जाता है आपको पता चल गया कि हम लोग एक को देखकर दूसरे के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अगर पशु पे ये पॉसिबल है तो ये इंसान पे भी होगा, और उसके सत्यता की जांच की जाती है हाइपोथेसिस बना करके। फिर चौथा, पर्सनल एक्सपेरिमेंट। अपना पर्सनल जो होता है वो भी एक्सपेरिमेंट भी हाइपोथेसिस के फॉर्मेशन में बहुत कारगर होता है। शोधकर्ता का अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही किसी तथ्य को एक विशेष ढंग से अपने वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बना लेने की क्षमता भी हाइपोथेसिस के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। इसी आधार पर डार्विन ने भी क्या किया था? विकासवादी का सिद्धांत दिया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? तो डार्विन ने दिया है। हंच मीन्स क्या होता है? सूझ या अचानक जो आहा एक्सपीरियंस होता है, तुरंत का जो एक्सपीरियंस होता है उसे हंच बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस का जन्म प्रायः सूझ या अचानक मस्तिष्क में किसी विचार, प्रेरणा आदि से उत्पन्न होने से भी होता है। इस प्रकार से जो उपकल्पना होती है उसके द्वारा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। न्यूटन ने जब बगीचे में सेब के पेड़ से नीचे गिरते देखा तो उन्होंने जो विश्वविख्यात लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी का निर्माण किया, जो उनके सूझ या आंतरिक प्रेरणा का ही प्रतिफल था। हालांकि फल को पेड़ से टूटते हुए तो लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन उन्होंने ही इस पे हाइपोथेसिस बनाया। अतः शोधकर्ता का सूझ भी हाइपोथेसिस के निर्माण का एक मुख्य सोर्स है। प्राप्त उपकल्पना का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ अवेलेबल हाइपोथेसिस।
जिन उपकल्पनाओं का अध्ययन हो चुका है उन परिकल्पना का विश्लेषण से भी नई उपकल्पना का निर्माण होता है। जो लिटरेरी सर्वे में अगर हम पढ़े या फिर साइंटिफिक स्टडी से हम कोई कल्पना का निर्माण करें तो उनका भी हम अध्ययन करके एक नई हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। और फिर एक क्रिएटिव थिंकिंग, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग हम नहीं करेंगे तो हमारा हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यदि यह हर प्रकार के शोध की क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग एक आत्मा होती है। किसी भी प्रकार के उपकल्पनाओं का विकास और जन्म अधिकांशतः क्रिएटिव थिंकिंग पर ही आधारित होता है। क्रिएटिव थिंकिंग द्वारा व्यक्ति नवीन संबंधों की कल्पना करता है और उनका विकास करता है। इसी विकसित विचार को प्रेरित होकर उनके परीक्षण एवं सत्यापन के लिए नवीन उपकल्पनाओं को क्या करता है, जन्म देता है। इसमें फिर आएगा एक फील्ड ऑब्जर्वेशन। कि फील्ड में भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है, उसके आधार पे भी हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे कि आप लोग ये एक मूवी देखे होंगे मंगलयान, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा के लिए। मंगलयान का जो हमारा जो देश है वो काफ़ी लो बजट में चंद्रमा पर क्या करा था, मंगलयान को पहुंचाया था। तो इसका वो थ्योरी कहाँ से लिया था, तो उसका ये मूवी में दिखाया गया था। इसका वो थ्योरी लिया था हमारे रसोई में जो पूड़ी बनता है उसके ऊपर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम अपने कढ़ाई में तेल को गर्म करते हैं तो पूड़ी तल के बाहर आते रहता है। पूड़ी को हम लोग डालते हैं, उसमें से तेल जो फ्यूल उसका जो गर्म होता है ऑयल, तो उससे फिर हम लोग पूड़ी निकलता है गोल गोल होकर बाहर। और ऐसा अगर हम बार बार करते रहे तो क्या होगा, तेल जलने लगेगा। तो फिर अगर हम अपने गैस के जो नोब होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग कम कर देते हैं, फिर भी पूड़ी निकलता है। और जब एकदम ज़्यादा कम होता है, जब पूड़ी फूला नहीं निकलता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गैस के बर्नर को फिर से तेज करते हैं। तो यही सिद्धांत कहाँ लागू हुआ था, तो मंगलयान पे लागू हुआ था। जब तक चंद्रयान जा रहा है मंगलयान जब तक जा रहा है, जब भी उसका फ्यूल ज़्यादा तेज हो गया, फिर उसको कम कर दिया। तो वैसे क्या हुआ, इस सिद्धांत पर वो अपना मंगलयान का जो प्रोजेक्ट बना था इसी सिद्धांत पर बना था, पूड़ी वाले ही सिद्धांत पर। तो ये एक फील्ड से ही ऑब्जर्वेशन, और फील्ड क्या है, इसमें क्या हुआ, किचन। तो यही देखते क्या बोल रहा है। सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस के निर्माण का प्रमुख सोर्स क्या है, फील्ड ऑब्जर्वेशन है। जब कोई फील्ड ऑब्जर्वेशन व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करता है तो उसके सामने बहुत सारी बातें आती है जिनके आधार पर हाइपोथेसिस का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि ऑब्जर्वेशन आए दिन कॉमन राइट्स का, ये दूसरा उदाहरण है, हम पूरी का एग्जाम्पल दिए थे अभी। यदि ऑब्जर्वेशन आए दिन कॉमन राइट्स का निरीक्षण करता है तो पता चलता है कि बेसिक नीड्स की संतुष्टि नहीं होने पर फ्रस्ट्रेशन की भावना उत्पन्न होती है। हम लोग देखते हैं हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर तोड़ फोड़ हो जाएगा, धरना प्रदर्शन हो जाएगा। तो अगर उनका फ्रस्ट्रेशन वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन लीड्स एग्रेशन। अगर उनका फ्रस्ट्रेशन को अगर हम दूर नहीं किए तो वो एग्रेशन हो जाएगा। पहले क्या होगा, हमारी मांगे पूरी करो, मांग पूरी नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके बाद भी पूरी नहीं हुई तो तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगा, एग्रेशन हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन लीड्स एग्रेशन, वही इसमें बोल रहा है कि अगर राइट्स, उसमें अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करते कि आए दिन जो कॉमन राइट्स होता है उसका बेसिक नीड्स की अगर संतुष्टि नहीं होने पर फ्रस्ट्रेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रदर्शन एग्रेसिव बिहेवियर के माध्यम से किए जाते हैं। इस प्रकार निरीक्षण के आधार पर एक शोधकर्ता इस प्रकार का हाइपोथेसिस का निर्माण करता है कि फ्रस्ट्रेशन लीड्स एग्रेशन। और इसका सत्यता का भी जांच अभी करके हम बता दिए अभी ऊपर के अपने एग्जाम्पल से, कि अगर उनका फ्रस्ट्रेशन को दूर नहीं किया गया तो तोड़ फोड़ करेंगे और एग्रेशन हो जाएगा। ये आप हमें देखते आ रहे थे, ये हाइपोथेसिस यहीं पर प्रूव्ड हो जाता है अभी आप लोग के सामने। इस प्रकार उपयुक्त स्रोतों से हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। तो हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरल कल्चर से, उनके कल्चर रीति रिवाज को देख करके, साइंटिफिक स्टडी के द्वारा, जो थ्योरी होता है उनके द्वारा, एनालॉजी के द्वारा, पर्सनल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, हंच के माध्यम से, फिर एनालिसिस ऑफ अवेलेबल हाइपोथेसिस के माध्यम से, क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से, और फील्ड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। इस प्रकार उपयुक्त स्रोतों से हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। हाइपोथेसिस के निर्माण में शोधकर्ता को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना उसमें शोधकर्ता के व्यक्तिगत धारणा
संवेगात्मक लगाव आदि का भी समावेश हो जाता है, जो कि एकदम सही है, जिससे शोधकर्ता सत्य को प्रतिपादित एवं प्रमाणित करे तो के बदले गलत परिणाम पर पहुंच जाता है अगर उल्टा कर दे तो। इसलिए हाइपोथेसिस के निर्माण में किसी तरह की असावधानी एवं सिर्फ मन में आ रहा है ऐसा विचार करने से तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, प्रूव नहीं होगा, उसके सत्य वो हो जाएगा, उसमें बहस आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उसको फुल प्रूफ के साथ करना पड़ता है हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है। अनुसंधान में समस्या की उत्पत्ति गैप ऑफ नॉलेज एंड डाउट आदि से होती है। अगर गैप नॉलेज अगर रहेगा नहीं तो समस्या नहीं आएगी, तो समस्या के अगर नहीं रहेगा तो अनुसंधान स्टार्ट होगा ही नहीं। कोई भी अनुसंधान का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो प्रॉब्लम से ही होती है, जबकि परिकल्पना की शुरुआत किससे होती है, समस्या से होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुसंधान में पहले क्या आता है, समस्या आता है, फिर क्या आता है, परिकल्पना आता है। समस्या एक प्रश्न होता है जिसका हल ढूंढना होता है, और हाइपोथेसिस उस प्रश्न का क्या होता है, एक प्रस्तावित या संभावित आंसर होता है। ए प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन प्रोपोज्ड फॉर सॉल्यूशन, जबकि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज ए सजेस्टेड आंसर टू अ प्रॉब्लम। समस्या का स्वरूप अधिकतर विषम विस्तृत रहता है, जबकि हाइपोथेसिस द्वारा समस्या के व्यापक क्षेत्र को बढ़ाया एवं न्यून किया जाता है, जिससे अध्ययन का स्वरूप स्पष्ट तथा गहन हो सके, अध्ययनकर्ता को आंकड़ों के संतुलन की ठीक दिशा मिल सके, कुछ उपयुक्त वैध एवं शुद्ध निष्कर्षों के अनुमान में सुविधा मिल सके। चौथा, परिकल्पना का वैज्ञानिक तथ्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि परिकल्पना परीक्षण से जो नए तथ्य प्राप्त होते हैं उनमें एक नवीन सिद्धांत की रचना संभव होती है, जबकि समस्या में यह बात नहीं देखी जाती है। पांचवा, समस्या दो या दो से अधिक चरों के संबंधों की इंक्वायरी से संबंधित होती है, जबकि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संबंधों में कल्पनात्मक कथन है। इस तरह स्पष्ट है कि प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस यद्यपि एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ है, फिर भी कई बिंदुओं में उनमें अंतर है।